स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। लगातार हमें संस्कृत का 50 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, जिसमें पहला वीडियो में हमने आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम 6ठे नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बन गया, आप जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए, आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है। देखिए, कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है। हम पढ़ रहे हैं तो सभी चैप्टर से मिक्सिंग क्वेश्चन 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता अगर आप हमारे 50 क्वेश्चन के बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लेते तो। ठीक है, तो कह रहा है कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है। आंसर में लिखेंगे कर्ण के अनुसार संसार में सुकर्म ही अमर रहता है, यानी जो सुकर्म करता है वही अमर रहता है, यानी अच्छे कर्म करता है वही अमर रहता है, इसका नाश कभी नहीं होता है। यानी सुकर्म जो करते हैं उसका नाश कभी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, यानी कहने का मतलब क्या, इसके बाद जो भी वस्तुएं हैं या कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो वो सब नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ यश और कृति ही चिरस्थायी। कहने का मतलब क्या, यानी कर्ण के अनुसार चिरस्थायी कौन है, तो सिर्फ यश और कृति ही चिरस्थायी है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, 7वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है वेदांगों का सामान्य परिचय दे। वेदांगों का सामान्य परिचय दे, इसके आंसर में लिखे वेदांग 6 है। कितने ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, तीसरा चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा होता है ज्योतिष। इनके प्रवर्तक यानी इसके लेखक कौन है, यानी इसके संस्थापक कौन है, यह भी हम कह सकते हैं। तो शिक्षा और व्याकरण का प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि जी है। कौन है, शिक्षा और व्याकरण का प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि जी है। दूसरा है कल्प का, तो कल्प का प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। तीसरा है आपका निरुक्त, तो निरुक्त का प्रवर्तक कौन है, तो यासक है। और उसके बाद छंद का प्रवर्तक कौन है, तो पिंगल जी है। कौन है, छंद का प्रवर्तक पिंगल जी है। ज्योतिष का प्रवर्तक कौन है, तो लगध जी है। याद रखिएगा, यह टॉप क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछेगा शिक्षा और संस्कृति का प्रवर्तक कौन है, तो पाणिनि। कल्प का प्रवर्तक कौन है, निरुक्त का प्रवर्तक, छंद का ज्योतिष का प्रवर्तक कौन है, तो आपको इस प्रकार से आंसर देना यानी यह सब्जेक्टिव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं अपना साइन किया हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आपके लिए आज का 8वां नंबर क्वेश्चन, एक वीडियो में हम टोटल 5 ही क्वेश्चन देखेंगे और बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करे, यानी जो मंदाकिनी नदी है इनके शोभा का वर्णन करने के लिए आपसे क्या है प्रश्न पूछे, तो आप लोग आंसर में क्या लेंगे। राम लक्ष्मण और सीता वनवास काल में चित्रकूट जाते थे। राम लक्ष्मण सीता वनवास काल में कहा जाते थे, तो चित्रकूट जाते थे। तब मंदाकिनी के प्राकृतिक सुषमा में बहुत ही प्रभावित होती थी, यानी जिस समय वो जाते थे ना, तब मंदाकिनी नदी है जो प्राकृतिक सुषमा में बहुत ही प्रभावित हो जाते थे। ऊंची कछावरों वाली इस नदी की रमणीयता देखते बनती है, यानी इस नदी की ऊंची कछावरों वाली रमणीयता देखने को बनती है, बहुत ही बेहतर लगता है। रंग बिरंग छटावली यह हंसों द्वारा सुशोभित होता है, यानी हंस वहां रहते तो यह रंग बिरंग छटावली वाले हंसों द्वारा यह सुभूषित होता है, कहने का मतलब और भी बेहतर दिखता है। कह रहा है इसके शोभा का वर्णन करने, यानी यह जो मंदाकिनी नदी किस प्रकार से शोभा देता है, यानी किस प्रकार से अच्छा लगता है, इसके वर्णन में करने के लिए तो जो मंदाकिनी नदी गए होंगे उसको मालूम होगा, या तो आप चैप्टर पढ़े तो चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताए, तो हम लोग चैप्टर के अनुसार से इसका आंसर लिख रहे हैं। उसके बाद लिख देंगे एवं इसके निर्मल जल में ऋषिगण स्नान करते थे, यानी मंदाकिनी नदी बहुत ही बेहतर जल थे, इसमें निर्मल जल कहा जाता है इसको। और इसमें क्या ऋषिगण, जो भी ऋषि लोग थे वह स्नान करते, स्नान कहने का मतलब क्या, नहाते थे इसी मंदाकिनी नदी में। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर लिख दीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन। देखिए ऐसे तो हम 50 आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उस पर मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संस्कार कितने हैं और कौन कौन है, यह प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि संस्कार कितने हैं, तो संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसके आंसर में संस्कार कितने हैं, तो 16। इन संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इन संस्कारों को कभी कभी पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव में, देखिए किस प्रकार से अगर है ना 50 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम सब्जेक्टिव की जब भी तैयारी करते हैं ना तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी हमारा तैयारी हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे मुख्य प्रकार से संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। इसमें 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार होते हैं, इसमें क्या होता है 3 जो है संस्कार वो जन्म से पूर्व वाले संस्कार होते,
6 शैशव संस्कार होते। कभी कभी पूछे कि जन्म संस्कार में कुल कितने संस्कार आते, तो 3 संस्कार आते। शैशव संस्कार में कुल कितने संस्कार आते, तो 6 संस्कार। 5 शिक्षा संबंधी संस्कार होते। 5 कौन होते, तो शिक्षा संबंधी। कभी कभी पूछे शिक्षा संबंधी में कितने संस्कार आते हैं, तो 5 संस्कार आते। देखिए ऑब्जेक्टिव कितना ज्यादा निकल रहा है। उसके बाद कौन होता है, एक विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार होता है। एक विवाह के रूप में क्या होता है, गृहस्थ संस्कार होता है। तथा एक मृत्यु के बाद अंत्योष्टि संस्कार होता है, यानी एक मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है वो उसका क्या नाम है, अंत्योष्टि संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत विवाह संस्कार है, यानी भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार माना जाता है वह विवाह संस्कार माना जाता है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यानी संस्कार किसे माना जाता है, तो हम लोग बताएंगे विवाह संस्कार। यानी कहिए तो इस प्रश्न से आपके ऑब्जेक्टिव कम से कम 9 भी निकला है तो 20 को निकला है। आप लोग पढ़िए बेहतरीन तरीका से, आपको पता चल जाएगा 20 को कम से कम ऑब्जेक्टिव निकला है। और सब्जेक्टिव में पूछे तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई नहीं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए। देखिए यह भी क्वेश्चन कह रहा है विवाह संस्कार। वहां पे पढ़े कि विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि विवाह संस्कार जब महत्वपूर्ण संस्कार है तो इसका वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो क्या लिखेंगे आंसर में, विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। सही बात है, जब विवाह कर लेते हैं ना तो क्या होता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और विवाह के पवित्र संस्कार में विवाह मंडप में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड होते कहने का मतलब क्या, कर्मकांड कहने का मतलब क्या, यानी अनेक प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा यानी परंपरागत तरीके से जो भी चलते आते हैं उस प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं, अनेक प्रकार का कर्म कांड करते हैं। तो इसलिए लिख देंगे अनेक प्रकार के कर्म कांड करते हैं। उनमें वरदान मंडप निर्माण, ये देखिए कौन कौन, वरदान मंडप निर्माण, वीर के हार यानी वीर के हार, बहू आदि पक्ष का स्वागत, वर वधु को परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अन्य स्थापना, सिंदूरदान आदि होता है। यानी इनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बताया गया है, वरदान होता है, क्या कहते हैं, मंडप निर्माण होता है, वीर के घर में बहु आदि पक्ष का स्वागत होता है, वधु को परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अन्य स्थापना, सिंदूरदान आदि होता है। ये महत्वपूर्ण यानी विवाह संस्कार के बारे में आपको वर्णन करने के लिए कहे तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज फिर हम यानी 5 क्वेश्चन की चर्चा कर लिए। पिछले वीडियो में 5 किए थे और आज भी हम 5 करके 10 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब हम अगले वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह क्लास बेहतर लगा हो। प्लीज बेहतर लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और अपने सारे दोस्तों को बताएंगे कि आ जाइए दीक्षा फैमिली पे, क्योंकि यहाँ पे अब संस्कृत की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कराया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।